और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से ये क्रांति का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन नेपाल की तस्वीर क्या है जगविंदर? नेपाल में हर तरफ वीरानी दिखती है, हर तरफ तबाही दिखती है, हर तरफ आगजनी दिखती है। बड़े बड़े जो सरकारी दफ्तर थे, चाहे वो किसी भी अधिकारी, मंत्री, कर्मचारी किसी का भी था, सब जगह तोड़ फोड़ और आगजनी की गई है, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि सुबह से लेकर अब तक कोई हिंसा कहीं रिपोर्ट नहीं हुई है आज, और आर्मी कर्फ्यू को पूरी सख्ती से इंप्लीमेंट करवा रही है। चप्पे चप्पे पर तमाम बड़ी सड़कों पर आर्मी ने अपना कंट्रोल लिया हुआ है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे वो सी द्वार हो। जितने भी वीवीआईपी इलाके हैं जहां से भी सारी मूवमेंट होती है वो सब अब आर्मी के कब्जे में है। और आर्मी ने ये चेतावनी दी है कल रात 10 बजे के बाद से कि जनता को कि अब जो गुस्सा था वो निकल चुका है, लेकिन अगर अब कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम देने आता है तो उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी, क्योंकि इस आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं बैंक को लूटने वाले, मंदिर मस्जिदों के अंदर घुसने वाले, इस तरह के तमाम लोग जो है वो सक्रिय हो गए थे। तो उनको चेतावनी देते हुए ये कहा है रोमाना आर्मी ने कि अब अगर कोई इस तरह से करेगा तो उसको एक वार्निंग दी जाएगी और दूसरी बार उसको शूट एट साइट का ऑर्डर जो है वो इंप्लीमेंट करवाने के लिए आर्मी को बाध्य होना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज फ्रेश हिंसा की कोई खबर नहीं है। इस वक्त मैं पार्लियामेंट परिसर में ही मौजूद हूं, जहां कल इस वक्त भीड़ का जमावड़ा बढ़ रहा था, और आज वहां पर तस्वीर इस तरह से की है कि सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अब मुझे लगता है कि यहाँ जो चाहे अंतरिम सरकार बने या फिर चुनाव के बाद जो स्थायी सरकार बनेगी, उन सबको एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इन तमाम बर्बादी और तबाही की हिंसा ने जो तस्वीर लिखी है उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए और उन इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए मुझे लगता है बहुत दिक्कत आएगी। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड जला दिया गया, सी द्वार यानी जो पीएम हाउस का जो रिकॉर्ड था वो जल गए हैं, ऑफिस का रिकॉर्ड जल गए हैं, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई है, पुलिस के तमाम रिकॉर्ड जला दिए गए हैं, जेल से 2000 कैदी कहते हैं कि खुद भाग गए, उनको निकलवा दिया गया। इन तमाम चीजों को रेगुलराइज करने में मुझे लगता है कि नेपाल को दशकों लग जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है जगविंदर पटियाल की जो पहली चुनौती थी वो ये कि कानून व्यवस्था काबू में आ जाए, उसको हासिल करते हुए कल रात 10 बजे से सेना ने जो खुद अपने हाथ में कंट्रोल लिया है, सेना कामयाब होती नजर आ रही है। पर दूसरी और बड़ी चुनौती और वो है राजनीतिक स्थिरता। उसके लिए पहला कदम अंतरिम सरकार या नागरिक सरकार बनाना, उसको लेकर क्या कवायद है, इस पर क्या अपडेट? देखिए, आज आर्मी के साथ बालन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं और युवाओं के नेता माने जाते हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, भले अंतरिम तौर पर ही सही, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। ये एक वार्ता होनी है जिसमें आर्मी और राष्ट्रपति और बालन शाह और जो युवा ब्रिगेड है उनके तमाम नुमाइंदे जो हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अभी तक ये मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि एक बार जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल में कर लिया जाएगा, सब चीजें सुचारू रूप से चलने लगेंगी, उसके बाद मुझे लगता है कि ये अगला पड़ाव होगा कि अंतरिम सरकार किसकी बने और कैसे बने और किस किस की सहमति से उसको बनवाया जाएगा। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे देशों की भूमिका भी बड़ी अहम रहेगी, यहाँ की आर्मी और लोगों के अलावा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार चुनाव कराए जाने हैं, कब कराए जाने हैं, किन हालात में कराए जाने हैं। और मुझे बड़ा सवाल तो ये लगता है कि आज क्या जो अंतरिम सरकार बनेगी वो 4-6 महीने में क्या जितनी तबाही हुई है, जितनी बर्बादी हुई है, उसे देखते हुए चुनाव करवाने की स्थिति में होगी भी या नहीं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि नेपाल को आर्मी कंट्रोल में रख के कम से कम जो है उसको शांति की तरफ ले जाना बड़ा जरूरी है। और आर्मी अब लोगों को ये भी कह रही है कि आप अपने घरों में ही रहें, कोई भी भीड़ किसी भी गली मोहल्ले बाजार में इकट्ठी ना होने पाए। तो ये चैलेंज जब पूरा होगा, जब मान लीजिए एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, उसके बाद तमाम चीजों में जो है सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोग आ जा पाएंगे। लेकिन अभी एक चैलेंज आर्मी के लिए ये भी है कि जो नेता और प्रधानमंत्री ओली को जो उन्होंने अपनी शरण में रखा हुआ है कंटोनमेंट एरिया में, उनका किस तरह से एस्केप जो है वो रूट बनाया जाए या फिर उनको कहां जाना है, इस बारे में तय करना भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या कोई पड़ोसी मुल्क उनको शरण देगा? क्योंकि अगर वो फिर से पब्लिक में आते हैं या पब्लिक को ये लगता है कि उनसे ध्यान हट गया है सबका, तो एक बार फिर डिजास्टर खड़ा हो सकता है। तो ये कई चैलेंजेस हैं अभी, लेकिन इनके बारे में अभी डिस्कस करने से पहले नेपाल में अमन शांति बहाल होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। केपी शर्मा ओली, उनको लेकर क्या चर्चा है? क्योंकि अलग अलग तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि आर्मी की सुरक्षा में तो वो हैं, लेकिन वो अज्ञात जगह पर हैं। वो कौन सी अज्ञात जगह है? और पीछे आपके कुछ मूवमेंट सभी होता हुआ नजर आ रहा है तस्वीर में, जरा उसके बारे में भी बताइए।
देखिए, ये आर्मी के लोग आए हैं, ये लोग पूरे परिसर को खाली करवा रहे हैं और बाहर गेट्स पर भी आर्मी लगा दी गई है। और दूसरी बात आपने पूछी कि केपी ओली और उनके जो मंत्री हैं वो कहाँ हैं या सांसद जो हैं वो कहाँ हैं? तो उनके बारे में कहा ये जा रहा है कि वो यही जो आर्मी का काठमांडू में ही कंटोनमेंट एरिया है, फिलहाल उनको वहां रखा गया है। लेकिन फिलहाल आर्मी भी ये अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन बोल रही है कि उनको अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि अगर ये पता चल जाता है तो हो ना हो कहीं लोग फिर उस तरफ जमा ना होने लगे और आर्मी के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो जाए, इसलिए उनकी लोकेशन को नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उनको एक कंटोनमेंट एरिया के अंदर ही रखा गया है। और महत्वपूर्ण ये कि अब यहां से आगे क्या, नेपाल में एक नई कहानी लिखी जाएगी ये तो तय है, लेकिन वो नई कहानी किस तरीके से लिखी जाएगी और उसके लिए अभी क्या कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं, उसमें मुख्य भूमिका किसकी रहेगी। राष्ट्रपति को लेकर भी कल अलग अलग तरह की खबरें आई, हालांकि अब तस्वीर साफ है कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया, वो अपने पद पर बने हुए हैं। तो क्या राष्ट्रपति की मौजूदगी में ही वो नई सरकार जो अमल में आएगी, जगविंदर? मुझे नहीं लगता रोमाना कि इतनी जल्दी यहाँ ये सब कुछ हो पाएगा। एक तरह से कहते हैं कि कुछ जुगाड़ की राजनीति की जाएगी भी, किसी भी तरह से 4-6 लोग जिनकी की एक्सेप्टेबिलिटी है उनको कमान देकर किसी तरह से लोगों को शांत किया जाए। और जब ये शांति हो जाए उसके बाद पड़ोसी देशों की भूमिका को देखते हुए, राष्ट्रपति की भूमिका को, आर्मी की भूमिका को देखते हुए और लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी है अभी, जितने हालात यहाँ खराब हैं या जितना एस्टेब्लिशमेंट्स का नुकसान हुआ है, जितना यहाँ सारा जो सरकार का अमला तमला था सब तबाह हो गया, सब दफ्तर तबाह हो गए। मुझे लगता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का सारा रिकॉर्ड ही अगर जला दिया गया होगा तो फिर उसमें आप देखिए कि किस तरह से कानून व्यवस्था और मुकदमों का क्या होगा, पीएमओ का सारा रिकॉर्ड जल गया होगा, तो उससे किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि गुस्से के आगे शांति पहले है, लेकिन उसके बाद इतनी चुनौतियां हैं कि उन चुनौतियों से मुझे लगता है कि नेपाल इतनी जल्दी पार पा नहीं पाएगा। एक तो पहले से ही बहुत गरीबी है यहाँ पर, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, रोजगार है नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं, ऊपर से इतनी बड़ी हिंसा और इतनी बड़ी तबाही और आगजनी हो गई है कि इन लोगों को बहुत वक्त लगेगा सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कब तक स्ट्रीमलाइन हो पाएगा।